हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा शास्त्र से हर साल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीट, सीटेट, बीएसटीसी या फिर अदर स्टेट को एग्जाम है या फिर अपने राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि स्टूडेंट या कैंडिडेट बार बार गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें वो एक सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है वो मिल नहीं पाती है, ताकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि भाई किस टॉपिक में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ आपको प्रश्न के साथ उत्तर और कौन से साल में आया गया वो भी आपको दिखेगा। उसके साथ ही अगर आप हमारे इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो हमारे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको आसान भाषा में मिलते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो इसका जो उत्तर है हमारा 1 अप्रैल 2010 है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो प्रश्न हमारा जो सेकंड प्रश्न है, 12 अगस्त 2002 को भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन लागू हुआ जिसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया? तो इसका उत्तर जो है हमारा वो हो जाएगा 86वां संशोधन। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आरटी अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? तो वर्किंग आवर कितना निर्धारित किया गया वो आपको पता ही होगा, 45 घंटे है। तो उसके बाद अपन बात करें प्रश्न नंबर 4 जो है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा, पहली से 8वीं तक की शिक्षा और 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा। तो आपको पता ही होगा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कहलाती है पहली से 8वीं तक, और प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो कहलाती है पहली से 5वीं तक, और जो सेकेंडरी एजुकेशन कहलाती है वो पहली से 8वीं से 12वीं तक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 26 अगस्त 2009 को आरटी अधिनियम के संबंध में क्या हुआ था? तो ये टीचर्स भर्ती जो अपने 2012 में हुई थी 3rd ग्रेड की, उसमें कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर है पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर से अधिनियम बना। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर नामित, क्रमिक, अंतरित या अनुपातिक किसने बनाए? तो ये जो बनाए हैं वो स्टीवन ने बनाए हैं। हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, आपको नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए, किस टॉपिक के बारे में चाहिए वो भी हमें बताएं, ताकि हम अपने वीडियो में वो ऐड कर सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रश्न, एक्शन रिसर्च नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? सेकंड ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसके जो रचयिता है वो स्टीफन कोरे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सही है? तो इसका जो उत्तर है हमारा, अनुसंधानकर्ता विद्यालय प्रशासक तथा अध्यापक गण होते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा नहीं होगा, शॉर्ट बनाएंगे ताकि जितना ज्यादा शॉर्ट होगा उतना आपको जल्दी उस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता अपने न्यायादर्श यानी सैंपल में किसे शामिल करता है? संपूर्ण जनसंख्या, कक्षा कक्ष की संख्या, सभी राज्यों के छात्र या बाहरी विशेषज्ञ? तो इसमें जो होता है उसमें टीचर शामिल करता है कक्षा कक्ष की संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान में सैंपल किसे माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान में सैंपल जो माना जाता है वो कक्षा कक्ष को माना गया है, न्यायादर्श। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है? तो ये जो है परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष गतिविधियों से दूर करना। ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है एनसीएफ 2005 की जो समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे अपने प्रोफेसर यशपाल थे, यशपाल समिति इसका नाम था। ठीक है दोस्तों, और तो दोस्तों हमारा 13 क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 में प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य किस कक्षा समूह से है? फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कक्षा 1 से 8 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 14 की। तो आरटी 2009 के अंतर्गत कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां शामिल है? तो ये तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए मुंह पे, क्योंकि पेडागोजी के टॉपिक में आरटी और यही है अपने। तो ये जो है इसमें मुख्य रूप से 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। यदि किसी परीक्षण पर 2 भिन्न अवसरों पर प्राप्तांकों में समानता पाई जाए तो वो क्या कहलाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डाउट करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि
भिन्न दो परीक्षण किसी परीक्षण पर दो भिन्न अवसर दिए हैं और प्राप्तों समानता पाई जा रही है तो वो होती है विश्वसनीयता। ठीक है दोस्तों, विश्वसनीयता होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सीखने के लिए आकलन या सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए सीखने का आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी नैदानिक आकलन और ऑप्शन डी अधिगम का मापन। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? तो योगात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है सीखने का आकलन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उसके बाद अपन अधिगम प्रतिफल को प्रदर्शित करने वाली विशेषता नहीं है। तो अधिगम प्रतिफल को प्रदर्शित करने वाली विशेषता कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है पाठ्यचर्या का संस्थागत आधार वर्तुलाचार प्रक्रिया है, और बी ऑप्शन दिया है अधिगम प्रतिफल केवल मात्रात्मक होते हैं, सी ऑप्शन दिया है सत्र पर्यंत सतत जांचे जाने वाला आकलन है, डी ऑप्शन दिया है बालकों के न्यून अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, बी अधिगम प्रतिफल केवल मात्रात्मक होते हैं। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 13 नवंबर 2017 को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अपन 20वें प्रश्न की बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? तो इसका जो उत्तर है हमारा, इसका औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन होता है विद्यालय। ठीक है दोस्तों, 21वें प्रश्न की बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? तो वो होता है परिवार। ठीक है दोस्तों, औपचारिक का विद्यालय होता है और अनौपचारिक का परिवार होता है। 23वें प्रश्न की बात करते हैं। बालकों की सीखने की प्रगति का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है शिक्षण में सुधार लाना। 28वें प्रश्न की बात करें। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में खेलों और गतिविधि का उद्देश्य क्या है? भाई एनसीएफ 5 में जो कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में खेल और गतिविधियां भी होनी चाहिए, तो इसका उद्देश्य क्या था? बालक के सर्वांगीण विकास को करना। तो इसका ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो आरटीआई अधिनियम 2009 में स्कूल में दाखिले की न्यूनतम उम्र क्या है? तो वो उम्र है 5 वर्ष। 5 वर्ष से कम से कम 5 वर्ष बच्चे की होनी चाहिए। और अभी तो और इस साल अपने शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया था, भाई कहा था कि 6 वर्ष होने चाहिए, इसके क्राइटेरिया भी डिसाइड हो गया, 6 वर्ष होने चाहिए। लेकिन आरटीआई जो कहता है वो कहता है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 31वें प्रश्न की बात करते हैं अपन। क्रियात्मक अनुसंधान में सक्रिय सहभागिता का क्या अर्थ होता है? तो सक्रिय सहभागिता का अर्थ होता है शोधकर्ता और शिक्षक दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद अपन बात करते हैं 32वें प्रश्न की। बालकों में सीखने की रुचि बढ़ाने के लिए किस प्रकार के आकलन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी निर्माणात्मक आकलन। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम के विकास का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हमारा जो है वो ऑप्शन सी है, बालकों का सर्वांगीण विकास। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा संग्रहण का सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जिसमें सर्वेक्षण, प्रश्नावली और प्रेक्षण तीनों चीजें आएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक की सक्रिय भागीदारी। रिटेल 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या चेंजेस और सुधार करने की हमें आवश्यकता है वो भी हमें जरूर बताएं। बालकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो है शिक्षक की भी होती है, स्कूल प्रशासन की भी होती है, माता पिता की भी होती है, सभी की समान जिम्मेदारी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38वें प्रश्न की बात करें। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका जो मुख्य लाभ होता है वो होता है ऑप्शन बी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। इसके बाद 39वें प्रश्न की बात करें। निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसकी जो भूमिका है वो है बालक की सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। 39वें के बाद 40वें प्रश्न की बात करते हैं। आरटीआई अधिनियम 2009 में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का क्या अर्थ है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब होता है अपने सभी बच्चे जो भी हैं अपने समाज में, जो भी बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य करनी है और सबको फ्री में एजुकेशन देनी है। ठीक है दोस्तों, यही आरटीआई 2009 में का मूल उद्देश्य था कि भाई सभी बच्चों को समान अवसर से अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिले, गरीब अमीर सबको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नेशनल करिकुलम के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार तो इसका मूल उद्देश्य था बालकों का सर्वांगीण विकास।
उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारा, बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो होता है बालक को मार्गदर्शन देना, बालक केंद्रित शिक्षा में। ठीक है दोस्तों, 43 प्रश्न की बात करें, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसके सहयोग की आवश्यकता होती है? केवल शिक्षक, केवल छात्र, या छात्र और शिक्षक दोनों, या फिर बाहरी विशेषज्ञ? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक और छात्र दोनों। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा कह रहा है, बालक केंद्रित शिक्षा में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बालक केंद्रित शिक्षा में जो ये विधि का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, या रटंतर शिक्षा, या परीक्षा आधारित शिक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है उसकी विशेषता है शिक्षण की प्रक्रिया पर आधारित होता है ये। ठीक है दोस्तों, कुछ ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 46 प्रश्न की बात करते हैं, बालकों के सर्वांगीण विकास में खेल और कला का क्या योगदान है? तो बालकों को सर्वांगीण विकास में खेल और कला जो है वो मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 46 प्रश्न का। 47 प्रश्न की बात करते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है? तो अभिभावक की जिम्मेदारी है बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद 48 प्रश्न की बात करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार का अनुसंधान है? तो ये जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो एक व्यवहारिक और समस्या आधारित समाधान आधारित अनुसंधान है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 50 प्रश्न की बात करते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालकों के लिए शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो माध्यम है अपना गतिविधि आधारित, खोजपूर्ण और अनुभव आधारित शिक्षण। ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 प्रश्न की बात करते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा कब तक मिलनी चाहिए? तो आरटीई 2009 के अनुसार जो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा कब तक मिलनी चाहिए वो है तुरंत शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसका मतलब यही है कि वो प्रश्न जो एक अपने पहले आया था ना अभी, कि बच्चा विद्यालय में आ रहा है तो उसको आपको मतलब एडमिशन कब देना है, कैसे करना है, या कितने टाइम में देना है, तो वो तुरंत एडमिशन देना है। वही बात है कि बच्चे को शिक्षा कब तक मिलनी चाहिए, मतलब तुरंत मिलनी चालू हो जानी चाहिए बच्चे को। स्कूल में अगर बच्चा आ रहा है तो उसको तुरंत एजुकेशन मिलनी चालू हो जानी चाहिए। 52वां प्रश्न, बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालक केंद्रित शिक्षा जो होगी उसमें शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने में मार्गदर्शन करना। ठीक है दोस्तों, बालक केंद्रित शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये विधि जो होती है वो गतिविधि आधारित होती है, ना कि व्याख्यान आधारित, रटंत आधारित या परीक्षा आधारित। ठीक है दोस्तों, वो होती है गतिविधि आधारित। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा के लिए तैयारी, बालकों का सर्वांगीण विकास, या शिक्षण प्रशिक्षण, या पाठ्यक्रम का अनुसरण? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बालकों का सर्वांगीण विकास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन 60 प्रश्न की बात करते हैं, आरटीई अधिनियम 2009 में प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अर्थ क्या है? तो ये जो है अपना सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य, केवल गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, केवल प्राथमिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा, केवल सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सभी बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन